मास आप एफ की जगह पे लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन ने बोला है, मैंने तो बोला नहीं है। तो पी क्या हो जाएगा, एम इंटू ए इंटू वी। अब ए की जगह पे डी वी बाई डी टी लिखता है, ये तो सबको ही पता है। तो देखो इसमें ट्रिक बताऊँ मैं आपको, जो भी पता है ना पहले उसको लिख दो, फिर उससे आप क्या डिराइव कर सकते हो। तो जैसे ये केस में मैं ए की जगह पे डी वी बाई डी टी लिख दूँ, तो मैं इससे वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव कर सकता हूँ। फिर वेलोसिटी को एक और बार मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। ये तो सबको ही पता है ना, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करने से वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो पी इज इक्वल टू एम ए वी है, मतलब एम डी वी बाई डी टी इंटू वी हो जाएगा, और पावर कांस्टेंट है तो मैं इसकी जगह पे कांस्टेंट लिख दूंगा के इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू डी वी बाई डी टी है। अब मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है इससे, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, वी डी वी बाई डी टी का वी स्क्वायर बाई टू इंटू एम इज इक्वल टू के इंटू टी। इसमें कोई सवाल ही नहीं है, एकदम सिंपल है। डी टी को मैंने यहाँ पे भेज दिया उठा के, और वी डी वी का इंटीग्रेशन, वी का इंटीग्रेशन पता होगा ना आपको, एक्स रेज टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो सिंपल सी बात है। तो एम वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू के टी हो गया, मतलब वी की इक्वेशन मुझे क्या मिलेगी, रूट टू के टी बाई एम। देख लो भाई, वी स्क्वायर टू को मैंने इधर भेजा, एम को नीचे भेजा, वी की इक्वेशन मुझे मिल गई रूट टू के टी बाई एम। अब ये रूट टू के बाई एम है, वो तो एक कॉन्स्टेंट ही है, तो उसकी जगह पे तो मैं सी लिख दूंगा, एक कॉन्स्टेंट। तो मुझे वी की इक्वेशन आप देखोगे तो क्या मिलेगी, एक कांस्टेंट, ये जो पूरा अंडर रूट के टू के बाई एम है, इसकी जगह मैंने कांस्टेंट लिख दिया, और रूट टी है ना, तो टी रेस टू वन बाई टू है। अब मुझे क्या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन डेराइव करनी है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन डेराइव करनी है ना। तो मैं ये इक्वेशन तक समझ में आया हो, वापस देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगर ना आए हो तो वी इक्वल टू सी इंटू टी रेस टू वन बाई टू है। मैं वापस समझाता हूँ, देखो पावर कांस्टेंट था, पावर का फॉर्मूला पता है आपको, एफ डॉट वी है। एफ की जगह पे आपको पता है, न्यूटन भाई ने बोला है कि एम इंटू ए होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की जगह पे क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है, ये भी सबको पता है। तो पावर की जगह पे मैंने लिख दिया कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट लिख दिया एम वी डी वी बाई डी टी। ये डी टी को मैंने ऊपर भेज दिया, एम वी डी वी क्या पे मैंने लिख दिया एम वी स्क्वायर बाई टू। एम वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू के टी हो गया, तो वेलोसिटी की इक्वेशन मुझे मिल गई रूट टू के टी बाई एम। ये कांस्टेंट था तो इसलिए मैंने लिख दिया वी इज इक्वल टू सी इंटू टी रेस टू वन बाई टू। अब मुझे एक बार इसको वी की जगह पे क्या लिख दूँ, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चाहिए ना, तो डी एस बाई डी टी लिख दूंगा, डी एस बाई डी टी लिख दूंगा, वी को डी एस बाई डी टी लिख दूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरी मर्जी। तो डी एस क्या हो गया, सी इंटू टी रेस टू वन बाई टू इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेट करना है, तो एस की इक्वेशन मुझे क्या मिलेगी, टी रेस टू वन बाई टू के इंटीग्रेशन क्या होगा फ्रेंड्स, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपन एन प्लस वन। एन यहाँ पे क्या कितना है, वन बाई टू है, तो वन बाई टू प्लस वन अपन वन बाई टू प्लस वन, मतलब थ्री बाई टू अपन थ्री बाई टू, मतलब सी इंटू टी रेस टू थ्री बाई टू अपन थ्री बाई टू। ये सी थ्री बाई टू से तो मुझे क्या कुछ लेना देना नहीं है। मुझे क्या पता चल गया, जो एस डिस्प्लेसमेंट है वो टी रेस टू थ्री बाई टू के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो ग्राफ देखेंगे आप डायरेक्ट, ऑप्शन ए देखो लीनियर ग्राफ है, वो कब आएगा, अगर एस डायरेक्टली टी के प्रोपोर्शन में होता तब आता, मतलब गलत हो गया। सी ग्राफ देखो, वो तो टी कॉन्स्ट टी के कुछ रिलेशन में नहीं है, हर एक जगह कॉन्स्टेंट है, तो ऐसा कैसे हो गया, मतलब ये तो गलत है। अब दो ग्राफ्स है, एक जिसके अंदर स्लोप बढ़ रहा है, दूसरा जिसके अंदर स्लोप कम हो रहा है। तो इतना तो सबको पता होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप होता है उस वो क्या डिटरमाइन करता है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब स्लोप बढ़ेगा, जो ऑप्शन बी में है। वेलोसिटी कम हो रही होगी तो स्लोप कम होगा, जो ऑप्शन डी में। तो आप मुझे बताओ वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है वो कम हो रही है, कौन से ग्राफ से पता, कौन सी इक्वेशन से पता चलेगी, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, सी रेस टू सी इंटू टी रेस टू वन बाई टू। तो टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि टाइम टी रेस टू वन बाई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है ना। ऐसा मत सोचो वन बाई टू है, टी की वैल्यू बढ़ेगी तो टी रेस टू वन बाई टू की वैल्यू भी बढ़ेगी। टी की वैल्यू वन होगी तो टी रेस टू वन बाई टू की वैल्यू वन होगी। टी की वैल्यू वन से फोर हो जाएगी तो टी रेस टू वन बाई टू की वैल्यू वन से लेकर टू हो जाएगी। मतलब टी बढ़ रहा है तो टी रेस टू वन बाई टू बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है, मतलब स्लोप भी बढ़ रहा है। तो कौन सा ग्राफ, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अगर पता ना चले वापस ये बार रिवर्स करके देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही सॉल्व करना है सारे सारे क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन। Which of the following diagram shown in the figure most closely shows the variation in kinetic energy of the Earth as it moves around the sun in its elliptical orbit? तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी या चेंज होगी, ये कैसे मैं बताऊंगा।
अगर ये जो अर्थ है अपना सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता, मतलब हर एक पॉइंट पे उसका जो डिस्टेंस होगा सन से वो तो कांस्टेंट रहता। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी सेम रहती। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? -Gm1m2/r, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। बट ऐसा नहीं है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं कर रही, इलिप्टिकल ऑर्बिट में कर रही है। मतलब ये पॉइंट पे वो सन से डिस्टेंस ये जो ए है वो दूर है और ये जो बी है वो नज़दीक है। मतलब क्या मुझे इतना समझ में आ रहा है कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो रही है और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। मैं हमेशा बता रहा हूँ, अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रही है, डिस्टेंस कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर में होता है ना। तो या तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मतलब है तो वो नेगेटिव ही। इन शॉर्ट वो चेंज हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो कभी जीरो होगी क्या? ऐसा होगा क्या अर्थ को रोटेट कर रहा है घूम हो गया? तो जीरो होगी नहीं। तो वाई से ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती क्या? नहीं होती। ऑप्शन सी एकदम वाई ऑप्शन है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है क्या? अगर सर्कुलर में होती तो कांस्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पे इलिप्टिकल है तो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए भी चला गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी, एसएचएम करेगी काइनेटिक एनर्जी भी। चलिए फिर बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। वो 15th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। बताओ, which of the diagram shown in the figure represent variation of the total mechanical energy of a pendulum oscillating in air as a function of time। तो अगर आइडियल कंडीशन होती है जहाँ पे वो रुकता ही नहीं, जहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस होता ही नहीं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहती, उसको चेंज करने के लिए कोई है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। अभी मुझे ये बताओ, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एकदम गलत क्यों है? क्योंकि नेगेटिव तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी, वो तो एनर्जी है, तो पॉजिटिव तो रहेगी, वरना घूमने बन जाएगा। अब जो ऑप्शन सी बच रहा है और ऑप्शन बी बच रहा है, तो उसके इक्वेशन से पता चलेगा कि वो उसका स्लोप ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई चीज़ इनफाइनाइट टाइम पे जीरो होती है ना, जैसे बॉन्ड एनर्जी या जो बॉन्ड एनर्जी रहती है, आपने केमिकल में पढ़ा होगा कि इनफाइनाइट टाइम पे वो जब भी इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है तब जीरो होती है। तो हर एक चीज़ का ग्राफ ऐसा होता है कि वो ऐसे कम होती है और इनफाइनाइट पे वो कम हो जाती है। तो इसका भी ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ नहीं होता कोई जो ऐसा जीरो हो जाए। मतलब ये फिर जाएगा कहाँ पे? समझ रहे हो क्या मेरी फीलिंग्स? जब भी कोई चीज़ बहुत टाइम के बाद जीरो होती है ना, तो उसका स्लोप धीरे धीरे कम होता है। जैसे उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसका धीरे होने का रेट भी कम हो रहा है। और उसका रेट क्या बताता है? स्लोप। मतलब जैसे जैसे वो उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसका स्लोप कम हो जाएगा, ऐसे याद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 16th क्वेश्चन की। तो अ मास ऑफ 5 kg मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, द मास मूव्स विद 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी। तो 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट ये आपको क्या बता रहा है? उसकी फ्रीक्वेंसी बता रही है। वो 1 मिनट के अंदर 300 बार रिवॉल्व करता है। तो उसका एफ की वैल्यू मुझे पता, मतलब वो 1 सेकंड, मैं जनरली हम फ्रीक्वेंसी सेकंड से ये कर रहे हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो 1 मिनट में वो 300 बार कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी बार कर रहा होगा? 5 बार कर रहा होगा, सॉरी। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है ना, तो एक पूरे मिनट में वो 300 बार कर रहा है, तो 1 सेकंड में उसको कितनी बार कर रहा है रिवॉल्व? तो 5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड में लिख दूंगा। तो मुझे उसकी एफ की वैल्यू मिल गई 5। तो उसके ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा क्या होता है? 2πf, सबको ही पता होगा। ओमेगा क्या होता है? उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी उसकी 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, मतलब वो 1 सेकंड के अंदर 5 बार रिवॉल्व कर रहा है। तो ओमेगा क्या होता है? एक्चुअली ओमेगा होता है कि वो कितना एंगल कवर करता है। तो एक बार वो रिवॉल्व करता है ना, तो 2π एंगल कवर करेगा, क्योंकि 360 डिग्री होता है, सबको पता है। तो एफ उसकी फ्रीक्वेंसी, वो 1 सेकंड के अंदर एफ बार कवर करेगा, तो 1 सेकंड में कितना एंगल कवर करेगा? 2πf करेगा। समझ में आया? एक बार कवर करेगा तो 2π, तो एफ बार करेगा तो 2πf। तो उसका ओमेगा मुझे मिल गया 2πf। अब मुझे बताओ उसके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। और v² की जगह पे क्या लिखते हैं अपन? ओमेगा² r²। तो ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा² r²। आपको पता है m की वैल्यू 5, आपको पता है ओमेगा की वैल्यू, आपको पता है r की वैल्यू 1। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। कुछ सवाल ही नहीं है उसमें, तो सिंपल सी बात है। फिर 17, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन, 2 पोजीशन दिए और ड्यू टू फोर्स F द डिस्प्लेसमेंट इज इन एंड वर्क डन। अब इसमें भी कुछ बताने जैसा नहीं है, अपने को पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल करना है। आई होप सबको याद गया होगा, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट एक बार बता देता हूँ। तो फाइनल पोजीशन पता है आपको 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप, ये हो गई